टोटल प्रिपरेशन लखनऊ के ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। साप्ताहिक करंट अफेयर्स श्रृंखला के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 जून से 26 जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नोत्तर। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कुशीनगर हवाई अड्डा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है, भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। यह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कुशीनगर एक बौद्ध सांस्कृतिक स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में इसकी घोषणा से श्रावस्ती, कपिलवस्तु और लुम्बिनी सहित कई अन्य बौद्ध स्थलों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह स्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास है। इससे क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास में सुधार होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देविका और पुनेजा नामक दो पुलों का उद्घाटन भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। आभासी मंच के माध्यम से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीमा सड़क संगठन अर्थात BRO द्वारा निर्मित देविका और पुनेजा पुल का उद्घाटन 24 जून 2020 को किया। देविका पुल जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में स्थित है। 75 लाख रुपए की लागत से बने इस पुल ने आसपास के स्थानीय लोगों की 70 साल पुरानी मांग को पूरा किया। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय उधमपुर में स्थित है। यातायात के मुद्दों को हल करने के अलावा यह पुल भारतीय सेना के वाहनों और काफिले के लिए एक सहज मार्ग प्रदान करेगा। यह पुल 10 मीटर लंबा है। पुनेजा पुल जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में भदरवाह शहर में स्थित है। इस पुल के निर्माण की लागत 4 करोड़ रुपए थी। यह पुल 50 मीटर लंबा है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष पासपोर्ट सेवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 जून। प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट सेवा दिवस भारत में 24 जून को पासपोर्ट अधिनियम को लागू करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष विदेश मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 24 जून 2020 को एक विशेष आभासी कार्यक्रम का आयोजन करके पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत और विदेशों में 2019 के दौरान 1.22 करोड़ से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पासपोर्ट कार्यालयों और उनके कर्मियों के लिए पासपोर्ट सेवा पुरस्कारों की घोषणा की गई। हमारा अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने स्कूली बच्चों को पठन सामग्री प्रसारित करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है हरियाणा। 23 जून 2020 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि हरियाणा राज्य सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो के साथ मुख्यमंत्री के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम अर्थात चीफ मिनिस्टर्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है युक्ति 2.0। 23 जून 2020 को रमेश पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने युक्ति 2.0 का शुभारंभ किया। युक्ति 2.0 वेब पोर्टल पहले संस्करण का एक तार्किक विस्तार है। युक्ति का पूर्ण रूप अर्थात फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। इससे पहले मंत्री महोदय ने 11 अप्रैल 2020 को युक्ति यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेब पोर्टल का शुभारंभ किया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए इस पोर्टल को तैयार किया था। पोर्टल का उद्देश्य बहुत ही समग्र और व्यापक तरीके से कोविड-19 चुनौतियों के विभिन्न आयामों को कवर करना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस ई कॉमर्स पोर्टल ने सभी विक्रेताओं को मूल देश अर्थात ओरिजिन कंट्री
का उल्लेख करना अनिवार्य किया है। इसका सही उत्तर है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, GEM। सरकारी निकायों के लिए ऑनलाइन खरीद मंच गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस ने सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय विक्रेताओं को मूल देश का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। GEM वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन साधन है। यदि कोई विक्रेता इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उन्हें एक चेतावनी दी जाएगी कि यदि उनके उत्पाद अपडेट नहीं किए जाते हैं तो उन्हें GEM प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाएगा। GEM का फुल फॉर्म हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस। हमारा अगला प्रश्न, पीएम केयर्स फंड से हाल ही में 1000 करोड़ रुपए के पहले आवंटन के लाभार्थी कौन हैं? इसका सही उत्तर है प्रवासी श्रमिक। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। फंड का वितरण 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के लिए 50% वेटेज के फॉर्मूले पर आधारित है। सकारात्मक कोविड-19 मामलों की संख्या के लिए 40% वेटेज और सभी राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच समान वितरण के लिए 10% है। यह कोष प्रवासियों के आवास, भोजन, चिकित्सा उपचार और परिवहन की व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न, कौन सा संगठन 30,000 वेंटिलेटर्स का निर्माण कर रहा है जिसे पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट द्वारा ऑर्डर दिया गया है? इसका सही उत्तर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अर्थात BEL। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 2000 करोड़ रुपए की पूरी राशि पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है। इन वेंटिलेटर्स की देश भर में प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सरकार संचालित कोविड अस्पतालों में आपूर्ति की जाएगी। अभी तक कुल लगभग 1340 वेंटिलेटर्स वितरित किए जा चुके हैं, जबकि कुल 2923 वेंटिलेटर्स निर्मित किए गए हैं। कुल 50,000 वेंटिलेटर्स में से 30,000 का निर्माण सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL द्वारा किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO के अनुसार 2017 के लिए क्रय शक्ति समता अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटीज के मामले में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की रैंक क्या है? इसका सही उत्तर है तीसरी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत ने 2017 के लिए क्रय शक्ति समानता के मामले में चीन और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम अर्थात इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम के अंतर्गत संदर्भ वर्ष 2017 के लिए नई क्रय शक्ति समानताएं अर्थात परचेजिंग पावर पैरिटीज जारी की है, जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में जीवन की लागत के अंतर को समायोजित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के वर्ष 2017 के इस चक्र में विश्व की 176 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया। सरकार ने विश्व बैंक के आंकड़ों के माध्यम से कहा कि भारत की PPP के संदर्भ में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP के कुल 1,19,547 बिलियन में से $8,051 बिलियन में 6.7% की भागीदारी है। वैश्विक वास्तविक व्यक्तिगत खपत और वैश्विक सकल पूंजी निर्माण में PPP आधारित हिस्सेदारी के मामले में भी भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कोविड-19 के लिए आइसोलेशन इकाइयों में परिवर्तित किए गए रेल डिब्बों का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 संदिग्ध रोगियों के लिए अलग अलग इकाइयों के रूप में रेल डिब्बों का उपयोग शुरू कर दिया है। देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में मऊ जंक्शन पर कोविड कोच तैनात किए गए हैं। भारतीय रेल राज्यों को 5,231 आइसोलेशन डिब्बों की आपूर्ति करने के लिए तैयार है और संबंधित
जोनल रेलवे ने कोचों को संगरोध सुविधाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश भी इन रेल डिब्बों का उपयोग कर रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाली निवेश प्रोत्साहन एजेंसी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया अर्थात नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी। इन्वेस्ट इंडिया को 2009 में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अंतर्गत एक गैर लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। यह भारत में निवेश के लिए सेक्टर विशिष्ट निवेशक लक्ष्यीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है और नई साझेदारी विकसित करता है। हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इन्वेस्ट इंडिया द्वारा डिजाइन किए गए विशेष निवेश मंच के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण का शुभारंभ किया। हमारा अगला प्रश्न है, कान फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारत के किस संघ द्वारा संयुक्त रूप से की गई है? इसका सही उत्तर है फिक्की। फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में कॉन फिल्म मार्केट 2020 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। कॉन फिल्म मार्केट में भारतीय पवेलियन की स्थापना सूचना और प्रसारण मंत्रालय एवं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अर्थात फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि माई घाट नामक मराठी फिल्म और गुजराती फिल्म हेलारो इस साल कॉन फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली आधिकारिक फिल्में हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की सूची में 64.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ कौन भारतीय 9वें स्थान पर है? इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। 64.6 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वह गूगल के सह संस्थापकों लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन से आगे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज अर्थात RIL के बाजार पूंजीकरण ने हाल ही में 11 खरब रुपए का आंकड़ा पार किया है। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने स्वयं को शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी घोषित किया था, जबकि मार्च 2020 में उसका 1.61 ट्रिलियन रुपए का शुद्ध ऋण था। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में बांग्लादेश से निर्यात होने वाले 97% उत्पादों पर अपने प्रशुल्क अर्थात टैरिफ को शून्य कर दिया है? इसका सही उत्तर है चीन। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि मत्स्य संसाधन और लेदर उत्पादों जैसे अन्य 97% बांग्लादेशी उत्पादों पर चीन द्वारा कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इस छूट को 1 जुलाई से प्रभावी किया जाना है। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत करने पर चर्चा की थी। चीन के इस फैसले से कुल 8,256 बांग्लादेशी उत्पादों को प्रशुल्क से छूट मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो को इसके लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ है। विशेष परिधान जैव संगत कपड़ों से बना होता है और तापमान को नियंत्रित करने के लिए और कपड़ों के बाहर तरल पदार्थ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रणाली होती है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इन्हें पहनने के लिए एक आरामदायक तापमान प्रदान करेगा। कपड़ों का उपयोग अन्य सैन्य अनुप्रयोगों, अग्निशमन और औद्योगिक क्षेत्रों में विषम वातावरण में भी किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्याबेन शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़ी थी? इसका सही उत्तर है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में 98 वर्ष की आयु में दिल्ली में उनके आवास पर निधन हो गया। उन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता था क्योंकि उन्होंने 1940 के दौरान राजकोट में पहला बाल भवन स्थापित किया था। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
और 1986 में बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न, अप्रैल 2020 के अंत में अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों का सबसे बड़ा धारक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है जापान। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत अप्रैल के अंत में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों का 12वां सबसे बड़ा धारक बन गया है। अप्रैल के अंत में भारत में 157.4 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ था। जापान 1.266 ट्रिलियन डॉलर की प्रतिभूतियों के साथ पहले स्थान पर है। इसके बाद चीन में 1.1 ट्रिलियन डॉलर और यूके के 368.5 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज 1.7 ट्रिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया का 10वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया है? इसका सही उत्तर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अर्थात BSE। भारत के पहले सूचीबद्ध स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध सभी कंपनियों के संचयी बाजार पूंजीकरण के मामले में दुनिया के 10 सबसे बड़े एक्सचेंजों के बीच अपनी जगह बनाई है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंज के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार BSE सूची में 10वें स्थान पर है, जिसका बाजार पूंजीकरण 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। सूची में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज 19.3 ट्रिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ सबसे ऊपर है। इसके बाद नैस्डैक का बाजार पूंजीकरण 13.8 ट्रिलियन डॉलर है। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है उर्जित पटेल। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को आर्थिक थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उर्जित पटेल 22 जून 2020 से 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए NIPFP के अध्यक्ष रहेंगे। वह विजय लक्ष्मण केलकर की जगह लेंगे। उर्जित पटेल ने पहले RBI के उप गवर्नर के रूप में कार्य किया। 2013 और 2016 से 2018 तक RBI के गवर्नर के रूप में भी कार्य किया। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस 2020 का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है हर एक्शन मायने रखता है अर्थात एवरी एक्शन काउंट्स। विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने निर्णय लिया था कि 20 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त भी हो गई है? इसका सही उत्तर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। मुंबई स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अर्थात RIL 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर के मूल्य की पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिलायंस यह उपलब्धि धारण करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य से पूर्व ही शुद्ध ऋण मुक्त हो गई है एवं इस घोषणा के बाद रिलायंस के शेयर में काफी तेजी देखी गई। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 1,61,035 करोड़ रुपए था। लॉकडाउन के बावजूद 58 दिनों की अवधि में रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,68,818 करोड़ रुपए से अधिक धन जुटाने में सफल रही। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्था को PM स्ट्रीट वेंडर के आत्मनिर्भर निधि अर्थात PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात SIDBI। केंद्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने SIDBI को PM स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि अर्थात PM स्वनिधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संलग्न करने के लिए लघु उद्योग विकास बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है जो कोविड-19 लॉकडाउन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। यह ऋण
1 वर्ष के लिए मासिक किस्तों में चुकाने हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। शीघ्र भुगतान पर 7% प्रति वर्ष की सब्सिडी भी प्रदान की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 के लिए किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है भारत। भारत, जिसे हाल ही में सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, अगस्त 2021 के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। हाल ही में भारत, नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको और केन्या को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्यों के रूप में निर्वाचित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने किया है? इसका सही उत्तर है फेसबुक। फेसबुक ने हाल ही में स्वीडिश मैपिंग प्रौद्योगिकी कंपनी मैपिलरी का अधिग्रहण किया है। मैपिलरी क्राउड सोर्स चित्र, स्मार्टफोन और अन्य प्रकार के कैमरों से लिए गए चित्रों को एकत्र करता है। इसके बाद यह एक वास्तविक समय 3D मानचित्र के लिए कंप्यूटर विजन तकनीक का उपयोग करता है। इस तकनीक से ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लास और वर्चुअल रियलिटी हेडसेट जैसे विकास के अंतर्गत फेसबुक उत्पादों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा भीतरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ओडिशा। हाल ही में ओडिशा के वन विभाग ने केंद्रपाड़ा जिले के भीतरकनिका नेशनल पार्क में फिशिंग कैट के लिए 2 वर्षीय संरक्षण परियोजना अर्थात कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आरंभ की है। फिशिंग कैट एक प्रकार की मछली पकड़ने वाली बिल्लियां हैं। इस प्रजाति को IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय अर्थात इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। इसके संरक्षण का एक मुख्य उद्देश्य इस प्रजाति को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस संरक्षण परियोजना को वन विभाग ओडिशा द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम